प्रिय साथियों, हमने पिछले जो पार्ट पढ़ा था उसमें हमने सम्मेलनों की चर्चा करी थी। और पिछला सम्मेलन जो था वो हम बात कर रहे थे गेट वाले सम्मेलन जो उरुग्वे राउंड की वार्ताओं से हुआ था। तो दोहा सम्मेलन की हमने चर्चा करी थी। इसके बाद में अगर आप आते हैं तो हांगकांग सम्मेलन की बात हो, तो हांगकांग सम्मेलन में विकसित देश अपने कुछ आग्रह कम करने और रियायतें देने को तैयार हुए। कृषि क्षेत्र को राज सहायता खत्म करने के साथ साथ औद्योगिक वस्तुओं पर तटकर में कमी पर सहमति बनी और सबसे पिछड़े देशों को सहायता देने का वायदा किया गया। वास्तव में हांगकांग में विकासशील देशों की एकजुटता बहुत काम आई और भारत समेत विकासशील देशों के लिए राहत की बात यह हुई कि कुछ कृषि उत्पादों को विशिष्ट उत्पाद में शामिल करने के साथ ही इनके लिए विशेष सुरक्षा उपायों को मसौदे में शामिल किया गया। इससे विकासशील देश भाव गिरने पर सुरक्षात्मक उपाय कर सकेंगे। लेकिन एक दशक से जो विश्व व्यापार संगठन विश्व की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को एक ही ढांचे में डालने की राह पर चल रहा था, उसे दोहा वार्ता जो जुलाई 2006 में आई उसने अवरुद्ध कर दिया। फिर इसके अंतर्गत WTO के जिन समझौते एवं कानूनों पर सदस्य देशों की सहमति हो गई थी उनके अंतर्गत विश्व व्यापार चलेगा। ऐसे परिदृश्य में दुनिया के विकासशील और विकसित देश मुक्त व्यापार संगठनों में तेजी से एकजुट हो गए ताकि वे व्यापारिक प्रतियोगिता और प्रशुल्क रणनीतियों पर सामूहिक रूप से मुकाबला कर सकें। अब बात आती है पृथ्वी सम्मेलन की। जून 1992 और जून 1997 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 3 जून से 14 जून 1992 में हुआ, उत्तर और दक्षिण, अमीर एवं गरीब देशों के में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर मतभेद का एक महत्वपूर्ण नज़ारा प्रस्तुत करता है। विकसित देश मानते हैं कि गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण ही पृथ्वी की ये हालत हुई है। दक्षिण के गरीब देशों में अभी भी उष्ण कटिबंधीय घने जंगल हैं और अंदेशा है कि अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए वे इन जंगलों का सफाया कर सकते हैं। विकासशील देशों के अनुसार पश्चिमी देशों की बेलगाम फिजूल खर्ची से ही पृथ्वी प्रदूषित हुई है। ऊर्जा के स्रोतों के अति दोहन को वे पर्यावरण प्रदूषण का कारण मानते हैं। रियो सम्मेलन से पूर्व 6 मुद्दे थे जिन पर यह बात हुई। पहली बात आती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। उत्तर के देश 2000 ईस्वी तक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के उत्सर्जन में 20% कटौती चाहते थे, जबकि दक्षिण के गरीब देश पिछले 50 वर्षों से गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के लिए अमीर देशों को दोषी करार देते हैं और इसमें भारी कटौती चाहते हैं। वन, अमीर देश ऐसी कानूनी बाध्यता चाहते हैं जिससे वनों, खासकर उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई पर कड़े प्रतिबंध लगें। गरीब देशों के अनुसार ऐसा प्रावधान राष्ट्र की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप माना जाएगा। वनों को अब तक हुए नुकसान की भरपाई मुख्य रूप से अमीर देश करें। नेक्स्ट बात आती है जनसंख्या। उत्तर के अमीर देश पर्यावरण के निरंतर विनाश के लिए जनसंख्या विस्फोट और गरीबी को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि दक्षिण के देश अमीर देशों पर संसाधनों के अत्यधिक उपभोग का आरोप लगाते हैं। उनके अनुसार मुट्ठी भर होने के बावजूद ये देश विश्व के कुल संसाधनों का 75% से ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी हस्तांतरण। अमीर देश तकनीकी विकास को व्यावसायिक मानते हैं और जो देश इसका इस्तेमाल करेंगे इनसे उसकी पूरी कीमत मुनाफे सहित वसूल की जाएगी। गरीब देश तकनीक का इस्तेमाल प्रदूषण को साफ करने और ऊर्जा क्षमता में सुधार के लिए करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि ये तकनीक गरीब देशों को सस्ती दरों पर मिले। पैसा, अमीर देश पर्यावरण सुधार के लिए अनिवार्य अनुदान नहीं देना चाहते। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, विश्व पर्यावरण एजेंसी या विश्व बैंक पैसे का वितरण करें। गरीब देश पर्यावरण सुधार पर खर्चे के लिए नई संस्था का निर्माण चाहते हैं क्योंकि मौजूदा विश्व बैंक पर अमीर देशों का नियंत्रण है। पर्यावरण विनाश, अमीर देश औद्योगिकीकरण और गरीब की पर्यावरण की तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं गरीबों को और खर्च का बोझ बांटना चाहते हैं क्योंकि गरीब देशों के अनुसार पर्यावरण तबाही के लिए विकसित देश ही जिम्मेदार हैं और अब पर्यावरण को स्वच्छ करने का पूरा खर्च वही वहन करें। तो
रियो में 3 जून से 14 जून 1992 तक चलने वाला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन 3 प्रमुख दस्तावेजों को मान्य करने के बाद संतोष और आशा के वातावरण में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 178 राष्ट्रों की ओर से 115 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल थे। इसमें एक एजेंडा 21 आगामी शताब्दी के लिए विकास एवं पर्यावरण सुधार योजना, 27 सूत्रीय रियो घोषणा पत्र था। विश्व के वनों के संरक्षण संबंधी कुछ प्रमुख उपलब्धियां थीं। एजेंडा 21 के लिए पर्याप्त कोष जुटाने जैसे विवादास्पद प्रश्नों पर भी सहमति बन सकी। ये संतोष की बात है, अनेक देशों ने अपने कुछ राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7% सरकारी विकास सहायता के रूप में देने का वायदा किया। कुछ ने इसका भरोसा दिलाया, कुछ देश इसमें अधिक भी योगदान कर सकते हैं। और पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही विश्व जैव विविधता संधि जो 19 दिसंबर 1993 से प्रभावी हो गई, लेकिन अमेरिका ने इसमें संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और वुडलैंड कमीशन द्वारा चाहे गए 10 अरब डॉलर का फंड नहीं बन सका। पर पर्यावरण की रक्षा को जो महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मिला वह आशाजनक था। जापान ने महत्वपूर्ण शुरुआत की, उससे लगभग 1 अरब डॉलर प्रतिवर्ष अगले 5 वर्ष तक देने की घोषणा की। जर्मनी ने लगभग 40 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष देने की घोषणा की। फ्रांस ने 0.7% कुल राष्ट्रीय आय का देने का वायदा किया। स्पेन ने दक्षिण अमेरिका के देशों की सहायता को तिगुनी कर देने का वायदा किया और ये राशि 1 अरब डॉलर तक बढ़ाने की बात करी। हॉलैंड ने 25 करोड़ डॉलर तक देने का सहायता का वचन दिया। इसमें यह बात स्पष्ट हो गई कि गरीब दक्षिण के देशों में अपने भविष्य के प्रति चेतना उत्पन्न हुई और ये सम्मेलन में भी मुखर हुई। लेकिन इसमें एक विवादास्पद मुद्दा था कि पर्यावरण को शुद्ध करने का आर्थिक भार कौन उठाए। एक विचार आया कि जिन देशों की जीवन शैली पर्यावरण को दूषित करने के लिए जिम्मेदार है वे अपने व्यवहार में संयम रखें। उदाहरण के लिए अमेरिका पर यह आरोप है कि वह सर्वाधिक कार्बन उगलता है, उसे पीछे होना चाहिए। इसी तरह एक मुद्दा है कि जंगलों को सार्वभौम संपदा न मानकर स्थानीय संपदा मानना चाहिए। इसको भारत के मंत्री ने उठाया। उनका कहना था कि यदि जंगलों को